चलिए, अब हमने नाउन का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है, हमने नाउन का चैप्टर समझ लिया है, हमें पूरे रूल समझ आ गए हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। जो हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ा है उसको अब हम करके देखेंगे कि उन रूल्स को अगर मैं प्रैक्टिकली इस्तेमाल करता हूं तो क्या मुझे रूल याद है। एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने सीखा था प्रॉपर से कॉमन बनता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल द। फिर हमने सीखा था प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है तब जब एक ही जगह पे एक से ज्यादा लोग हों जिनका एक जैसा नाम होता है। फिर हमने सीखा था मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता, ना ही उनके आगे आर्टिकल लगता है अनटिल और अनलेस आप मटेरियल नाउन की कोई स्पेशलिटी ना बता दें। फिर हमने सीखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर एडजेक्टिव कैरी कर रहा है तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन लगता है। फिर हमने सीखा था कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर ये तब होता है जब आप उसे एज अ ग्रुप लेते हो, प्लूरल ये तब होता है व्हेन यू टॉक अबाउट द पीपल बिहाइंड, जिन लोगों ने मिल के उस कलेक्टिव नाउन को बनाया होता है। फिर हमने सीखा था रूल ऑफ आईसीएस। रूल ऑफ आईसीएस में हमने ये सीखा था कि ये जो आईसीएस वाले वर्ड्स होते हैं अगर इन्हें एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इनके साथ में कुछ भी ऐसा लगा हो जो पोजेशन शो करे लाइक माई, हिज, हर, योर, आर, देयर या फिर किसी का नाम, तो ये हो जाएंगे प्लूरल। फिर हमने क्या सीखा था? फिर हमने सीखा था नाउन एंड जेंडर। मैस्कुलिन ही और हिज चलाएगा, फेमिनिन शी और हर चलाएगा। उसके बाद से कॉमन जेंडर कोई भी हो सकता है, शी और ही, आप हिज और हर कुछ भी यूज कर सकते हो। न्यूट्रल जेंडर हमेशा नॉन लिविंग के लिए आएगा जिसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इट का। फिर हमने पर्सोनिफिकेशन सीखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप चीजों को पर्सोनिफाई करते हैं मतलब उन हेवनली ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिनकी वजह से आपका जो होता है आप उनके साथ में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर वो नेचुरल चीजें आपको केयर कर रही हैं, आपको नर्चर कर रही हैं, आपको आपको प्यार से ट्रीट कर रही हैं, तो आप उनको फीमेल जेंडर कंसीडर करेंगे और आप उनके साथ में यूज करेंगे शी या हर का। लेकिन अगर आप बात करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स की, हेवनली ऑब्जेक्ट्स की जो आपको ताकत दिखाते हैं, जो आपको पार का एक्सप्रेशन देते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, तो आप उनके साथ लगाएंगे ही या हिज। उसके बाद से हमने सीखा अगर नाउन है, प्रीपोजिशन है और फिर से वही नाउन है तो केस सिंगुलर होगा। किसी भी नंबर के आगे, नंबर में मैंने आपको बताया था 100, थाउजेंड्स, मिलियन, ट्रिलियंस, पेयर, ये सारे डजन्स, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अगर इनके सामने फिक्स डिजिट आ जाता है तो इनको सिंगुलर रखा जाता है। और फिर लास्ट में हमने क्या सीखा था? देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल, साइमल्टेनियसली देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सिंगुलर। लेकिन जिनको हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते उनको अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो उनके सामने मैंने आपको वर्ड बताए थे पीस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स आप लगा सकते हैं जिनसे वो चीजें प्लूरल हो जाती हैं। अब अगर हम आपकी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो द फर्स्ट स्टेटमेंट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज thousands of people had already been killed in the accident near Delhi. You have a micro mini second to think about the statement कि इसमें क्या एरर है और हम एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले what you need to remember whenever you go through a statement, try to identify is there any clue or is there any hint in the statement. जब भी आप किसी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं उस स्टेटमेंट में समझने की कोशिश कीजिए, उस स्टेटमेंट में ढूंढने की कोशिश कीजिए कुछ भी ऐसा जो आपको पढ़ाया गया हो और जो ऑन द स्पॉट आपको क्लिक कर जाए कि यस हियर इज द एरर। अब इस स्टेटमेंट में मैंने आपको नंबर पढ़ाया था। यू हैड रेड अ फॉर्मूला, या तो डिजिट प्लस नंबर हो या फिर हो जाए नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये होता है तो केस होता है सिंगुलर और ये होता है तो केस होता है प्लूरल। देखो इस स्टेटमेंट में हमारे पास में क्लू है। क्या क्लू है? ये लिखा आपका नंबर, ये लिखा ऑफ और ये लिखा नाउन। नंबर के बाद ऑफ आ जाए
और नाउन आ जाए तो केस क्या होता है, प्लूरल होता है। तो देखो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सही तो लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल had already been killed in the accident। अब अगर आपको लगता है मैडम आपने तो प्लूरल कहा है तो आप इसे हैव क्यों नहीं बनाती हैं, तो मैं इसे हैव नहीं बना सकती। अगर ये स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में होती तो हम इसे हैव बना देते, क्योंकि हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड ही लगता है। तो आप याद रखेंगे इस स्टेटमेंट में कोई भी हमारे पास में इशू प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है पहली नो एरर स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉर्मूला लगा है नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन का। तो नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन इस सिचुएशन में जो हमारा नंबर होता है वो प्लूरल होता है, तो 1000 प्लूरल है। ये मैंने आपको चैप्टर में नाउन एंड नंबर के फॉर्मूला में पढ़ाया है। ओके, चलो जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड स्टेटमेंट। योर सेकेंड स्टेटमेंट इज स्टेटिंग दैट शी इज सो लेजी दैट she takes a large number of time to complete such a small piece. Again, you have micro milliseconds. Go through the statement and try to identify where is the error. एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद आपको मैं बताती हूँ। देखो, फिर से मैंने बोला समझने की कोशिश करो इसमें स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है और इज देयर एनीथिंग जो आपको पता है। अब when it comes to time, टाइम इज समथिंग जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। टाइम इज समथिंग यू कैन नॉट काउंट। द थिंग नंबर, नंबर का मतलब है यू कैन काउंट दिस। नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 120 500 170, तो नंबर तो यू कैन काउंट, लेकिन टाइम तो अनकाउंटेबल है। आप नंबर काउंट कर सकते हो बट टाइम तो नहीं गिना जा सकता। तो आप याद रखो जब भी आप बात करते हो काउंटेबल चीजों की, काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स, तो उनके लिए जो टर्म यूज होती है उस टर्म को कहते हैं नंबर। लेकिन अगर इसकी जगह पे अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप नंबर की जगह यूज करते हैं अमाउंट का। तो टाइम अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनकाउंटेबल होने की वजह से इधर नंबर नहीं आएगा, इधर नंबर की जगह हम लगाएंगे अमाउंट। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, इसको आप एज इट इज दिमाग में रख सकते हैं। अगर नंबर टर्म यूज हुई है तो वो काउंटेबल चीजों के लिए होती है। अगर चीजें अनकाउंटेबल हैं तो नंबर को चेंज कर दो अमाउंट में, और टाइम अनकाउंटेबल होता है तो इसको नंबर नहीं लिखा जा सकता, इसको अमाउंट लिखना पड़ेगा। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैडम टाइम काउंटेबल भी तो होता है, यस टाइम काउंटेबल होता है व्हेन वी यूज द टर्म लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, तो हम गिन सकते हैं 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट 120 सेकेंड्स, 3 आवर्स मीन्स 180 सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पे मैं टाइम को आवर्स की सेंस में नहीं गिन रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द टर्म 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स। मैंने रैंडम स्टेटमेंट लिखी है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है, बट कितना टाइम मैंने घंटे मेंशन नहीं किए हैं, तो इसीलिए ये वाला टाइम अनकाउंटेबल है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लगाऊंगी। तो स्टेटमेंट के पार्ट 3 में एरर है, पार्ट सी में हमें एरर मिला। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, when Ramesh heard those humiliation words he became furious। चलिए यहां पे अगर हम हमारी टर्म को समझते हैं तो मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था वर्ड्स एंड वर्ड। वर्ड्स होता है शब्द, वर्ड होता है प्रॉमिस। तो अगर ये ह्यूमिलिएशन है तो ह्यूमिलिएशन स्टैंड्स फॉर समथिंग इंसल्टिंग, समथिंग नॉट गुड, समथिंग नॉट फेवरेबल। तो ये प्रॉमिस तो नहीं हो सकता, तो ये शब्द ही होंगे कि उसने ऐसी बातें सुनी कि उसे गुस्सा आ गया। अब ध्यान से देखो, वर्ड्स हैं जो, वर्ड्स नाउन होते हैं। अब इस नाउन की विशेषता क्या बताई गई है, नेगेटिव, कि जो उसने वर्ड्स सुने वो वर्ड्स नेगेटिव थे। तो ये जो ह्यूमिलिएशन है ना,
ये अपने आप में नाउन है, लेकिन हम नाउन की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो इसके एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं कि जो उसने शब्द सुने वो बुरे शब्द थे। तो ह्यूमिलिएशन एक नाउन है, इसे एडजेक्टिव में बदलो। शब्दों की विशेषता बताई गई है कि शब्द कैसे थे, शब्द बुरे थे, तो विशेषता ह्यूमिलिएशन नहीं होती, ह्यूमिलिएटिंग होती है। तो हम ह्यूमिलिएशन की जगह लिखेंगे ह्यूमिलिएटिंग। ओके, तो पार्ट 2 में एरर है, हमें ह्यूमिलिएशन की जगह ह्यूमिलिएटिंग लिखना है। एक बार फिर से सुन लो मैं आपको क्या समझा रही हूँ। मैं आपकी स्टेटमेंट के मीनिंग को एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि जब रमेश ने अपने बारे में या किसी के बारे में भी उन घटिया शब्दों को सुना तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो शब्द किस प्रकार के थे? घटिया। जैसे हम इधर लिखें, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता किस प्रकार की लड़की है? सीता ब्यूटीफुल लड़की है। इसी तरह शब्द किस प्रकार के थे? शब्द घटिया थे, गुस्सा लाने वाले शब्द थे। तो शब्दों जैसे ये गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल है, उसी तरह वर्ड्स की जो एडजेक्टिव है वो ह्यूमिलिएशन है। तो आपने याद रखना है ह्यूमिलिएशन का मतलब नाउन होता है, इसे जब हम एडजेक्टिव की सेंस में यूज करते हैं तो हमें ह्यूमिलिएशन की जगह ह्यूमिलिएटिंग लिखना होता है। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 3. Now let's talk about your statement number 4. The pen of Ram is costlier than Sita's but not so costly as your girlfriend's. अब देखो, apostrophe s का केस लगा हुआ है, लिविंग टू नॉन लिविंग का रिलेशनशिप है, और मैंने आपको बताया था कि लिविंग टू लिविंग या लिविंग टू नॉन लिविंग का रिलेशनशिप हो तो यू कैन यूज ईदर अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ। तो इसने ऑफ का इस्तेमाल किया है, तो ये तो बात सही है। द पेन ऑफ राम इज कॉस्टलियर देन सीतास, मतलब सीता के पेन के कंपैरेटिव राम का पेन महंगा है। यहां तक की स्टेटमेंट क्लियर है कि एक पेन राम के पास है, एक पेन सीता के पास है, लेकिन अगर सीता के पेन की कीमत को राम के पेन की कीमत से कंपेयर किया जाए तो सीता के पेन की कीमत के मुकाबले राम का पेन जो है वो ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? बट नॉट सो कॉस्टली एज योर गर्लफ्रेंड्स। क्या कह दिया उसने? लेकिन पेन राम, देखो पहले कंपैरिजन हुआ सीता का राम के साथ, अब कंपैरिजन हो रहा है राम का योर गर्लफ्रेंड के साथ। सीता का पेन और राम का पेन, राम का पेन और गर्लफ्रेंड। अब देखो जरा, लड़की की कीमत और पेन की कीमत एक जैसी होती है क्या? नहीं ना। तो हमेशा याद रखो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा कंपैरिजन सही लॉजिकल होना चाहिए। पेन का कंपैरिजन हो रहा है, ना कि पेन और गर्लफ्रेंड का। पढ़ने में तो सही लग रहा है कि राम के पेन, सीता के पेन के कंपैरेटिव राम का पेन महंगा है, लेकिन अगर राम के पेन को तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा महंगी है। तो गर्लफ्रेंड तो बट ऑब्वियस महंगी ही होगी, वो फीमेल है, वो एक जीती जागती लड़की है, उसकी कीमत एक ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव नहीं आंकी जा सकती। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड के बाद ऐड करो टर्म पेन, गर्लफ्रेंड्स पेन। तो इसका सही आंसर बन जाएगा एज योर गर्लफ्रेंड्स पेन, कि राम के सीता के कंपैरेटिव सीता के पेन के कंपैरेटिव राम के पेन की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन राम के पेन के कंपैरेटिव तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पेन ज्यादा कॉस्टली है, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा कॉस्टली है। तो बात को समझने की कोशिश करो, हफड़ा दफड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। 3 लोग हैं, राम, सीता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। सीता के कंपैरेटिव राम का पेन महंगा है और राम के पेन के कंपैरेटिव तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पेन महंगा है। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड शब्द मिसिंग था, सॉरी पेन शब्द मिसिंग था आफ्टर गर्लफ्रेंड, जिसकी वजह से मीनिंग बन रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा महंगी है। तो हमने उसको सही करके साथ में पेन ऐड किया। तो स्टेटमेंट में जो एरर आया वो एरर आया पार्ट नंबर 4 में। तो हमारी स्टेटमेंट के पार्ट 4 में एरर है। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 4. Now
The statement number 5 is stating things will not improve unless you yourself look into it. Things will not improve unless you yourself look into it. अब बात करते हैं हम unless की और until की। देखो, वैसे तो ये नाउन का चैप्टर नहीं है, बट स्टिल ये इसमें आ गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको पढ़ाया जाता है कंजंक्शन में। अनलेस जो होता है कंडीशन ओरिएंटेड होता है, लेकिन अनटिल जो होता है ये टाइम ओरिएंटेड होता है। कंडीशन ओरिएंटेड का मतलब किसी काम को करने के पीछे एक शर्त होती है। जैसे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे, तो पास होने के पीछे क्या शर्त काम कर रही है? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जब तक तुम दवाई नहीं खाओगे तब तक तुम्हें आराम नहीं आएगा, तो आराम आ जाए इसके लिए क्या करना है? दवाई खानी है। जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ट्रेन चलेगी नहीं, तो यहाँ पे ट्रेन चलने के पीछे क्या कंडीशन है कि ट्रेन को सिग्नल मिले। अब देखो अपनी स्टेटमेंट को, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। अब यहाँ पे टाइम की बात है कि जब तक तुम, जिस समय तक तुम खुद चीजों में नहीं घुसोगे तब तक तुम्हारी चीजें समझ सही नहीं होंगी। इस पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हारे पे शर्त नहीं लगाई गई कि तुम चीजों में घुसो ही घुसो। तुम्हारे ऊपर शर्त लगाने की बजाय तुम्हें समय के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर तुम चाहते हो चीजें सही हो जाएं तो ट्राई टू इंटरप्ट देम अकॉर्डिंग टू द टाइम। सही टाइम रहते चीजों को इंटरफेयर करो, चीजों में इंटरप्ट करो ताकि तुम्हारी चीजें सही हो जाएं। तो यहाँ पे अनलेस की जगह पे यूज करो अनटिल का। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पार्ट 2 में एरर है। तो जब एक काम को करने के पीछे एक काम शर्त की तरह काम करता है तो आता है अनलेस। जैसे जब तक मैडम पढ़ाएंगी नहीं तब तक मुझे आएगा नहीं, तो तुम्हें वो चीज आ जाए, इसके ऊपर क्या शर्त काम करती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन जब तक मैं कहूं नहीं तब तक जाना नहीं। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि मैडम जैसे ही बोलेंगी जाओ मैं भाग जाऊंगा। तो देखते हैं किस टाइम बोलती है। तो अनटिल और अनलेस में आप याद रखेंगे कंडीशन और टाइम काम करता है। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 5। नाउ इफ वी टॉक अबाउट योर स्टेटमेंट नंबर 6, द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन्स पीक द कूलर वी फील। चलो यहां पे फिर से क्लू मिला एपोस्ट्रोफी एस का। एपोस्ट्रोफी एस कब लगता है? इधर रिलेशनशिप होना चाहिए लिविंग टू लिविंग का। देखिए मैं रिकॉलिंग में सब कुछ लिख के दे रही हूं आपको ताकि आप भूल नहीं जाओ। या फिर रिलेशनशिप होना चाहिए लिविंग टू नॉन लिविंग का। लेकिन माउंटेन्स पीक, पहाड़ की चोटी, पर्वत की चोटी मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन। अब ना तो माउंटेन अलाइव है ना तो टॉप अलाइव है, ना तो माउंटेन में जान है ना तो टॉप उसके पीक में जान है। पहाड़ की चोटी ऐसा दिखता है ना, हमारा पहाड़ हम ऐसे बनाते हैं, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये जो टिप है दिस इज कॉल्ड पीक। अगर पहाड़ में ही जान नहीं है तो इस टिप में जान कहां से आएगी? तो यहां पे हमें क्या लिखना है? माउंटेन्स पीक की जगह पे पीक ऑफ माउंटेन, तो बन जाएगा द हायर वी क्लाइंब अप द पीक ऑफ द माउंटेन द कूलर वी फील। एपोस्ट्रोफी एस की जगह पे ऑफ का केस, क्योंकि नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग तो हम यूज करते हैं ऑफ का। तो ये नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग का रिलेशनशिप है, तो हमें यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करना था। तो जो स्टेटमेंट में एरर आया वो आया पार्ट 3 में। आई होप आपको पोजेसिव नाउन का रूल याद है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन आई रीच द गेट ऑफ हिज होटल आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। जब मैं उसके होटल के गेट पे पहुंची तो मैंने देखा वो गेट को ताला मार रहा था।
जो हिज होता है ना, हिज पोजेशन दिखाने के काम आता है। जो हिज होता है ये क्या दिखाता है? पोजेशन दिखाता है। लेट मी राइट इट अगेन। पोजेशन आपको सिखाया था, बिलोंगिंगनेस दिखाता है। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं हिम, वो गेट को ताला मार रहा था, तो हिज की जगह पे आएगा हिम। आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर। हिज तो तब आता जब मैं लिखती दिस इज हिज लॉक, कि ये उसका ताला है। तो वो उसके ताले को ताला नहीं मार रहा था, वो गेट को ताला मार रहा था, तो वो का मतलब होता है हिम। तो पार्ट 3 में आना चाहिए था हिज की जगह पे हिम। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 7. नाउ इफ वी मूव फर्दर, द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव इज ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। देखो पहले तो एपोस्ट्रोफी एस गलत लगा हुआ है, कारण इंफॉर्मेशन एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है पोजेशन, तो इंफॉर्मेशन का तो कोई पोजेशन दिखाया ही नहीं जा रहा। अब अगर हमें लगे कि इसको सुधार के इंफॉर्मेशंस बना दो, तो आपको याद रखना है, मैंने आपको पढ़ाया था, देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल। तो ये इंफॉर्मेशन उन्हीं में से एक है, इसे प्लूरल नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है तो प्लूरल, एक से ज्यादा है तो प्लूरल ही हुई, लेकिन मैं इसे प्लूरल कर नहीं सकती। रिमेंबर आई लेट यू नो अबाउट अ रूल कि अगर देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल लाइक लगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर इन्हें प्लूरल करना है तो मैंने आपको कुछ टर्म सिखाए थे, तो क्यों ना हम वहां यहां पे कोई टर्म ऐड कर दें और हम लिख दें 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ठीक हो गया ना? 2 पीसेस, तो हमने प्लूरल केस बना दिया। याद रखो अगर इंफॉर्मेशन को इसी तरह से यूज करते हैं जिस तरह से ये लिखी है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस का केस बन जाता है। जैसे हम लिख दें राम्स पेन, लेकिन यहां पे पोजेशन नहीं दिखाया जा रहा, इंफॉर्मेशन का कोई पोजेशन नहीं है। फाइन, तो ये इस तरह से तो नहीं लिखी जा सकती, तो एपोस्ट्रोफी एस तो गलत लगा है। अगर एपोस्ट्रोफी एस को रिमूव करके इसे प्लूरल बनाते हैं, तो फिर से ये वो केस बन जाता है, वो वर्ड बन जाता है जो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो इस पे हमने एक्सेप्शन चला दिया कि ऐसे वर्ड्स जो कभी प्लूरल नहीं होते, यदि उनको भी प्लूरल करना हो तो लैंग्वेज हमें ऑप्शन देती है, जिनमें से हमने ऑप्शन चूज किया पीसेस ऑफ, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर यहाँ पे 2 शब्द नहीं होता, ये होता कि उसने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी, तो फिर हम 2 पीसेस की जगह पे लिख देते मैनी पीसेस ऑफ। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है, ये पीसेस ऑफ ही वो शब्द है जो इंफॉर्मेशन को प्लूरल बना सकता है। अब नंबर फिक्स था 2, तो हमने 2 पीसेस ऑफ लिख दिया। लेकिन अगर 2 की जगह पे होता उसने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, तो हम लिख देते मैनी पीसेस ऑफ। तो द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट पीसेस ऑफ की इंपॉर्टेंस है इस स्टेटमेंट में। तो हमारी स्टेटमेंट में जो एरर आया, द एरर वाज विद पार्ट 2। ओके, नाउ I'm sorry, let's move to the statement number 9. He has ordered 3 dozens of copies. चलो जी, रूल याद कर लो नाउन एंड नंबर का। क्या था हमारे पास में रूल? फिक्स डिजिट प्लस नंबर इज इक्वल टू। नंबर में मैं आपको बार बार बता रही हूं कि नंबर का मतलब है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़। ये डिजिट 2 4 6 5 ये नंबर नहीं होते, वो तो नाउन है। नंबर का नाम क्या है? 5 नंबर। तो 5 इज अ नाउन, इट्स नॉट नंबर। नंबर इज जिसको हम स्कूल में याद करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा बोलते थे ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये वो है। तो अगर डिजिट फिक्स हो और उसके बाद नंबर लगा हो तो केस क्या होता है? जरा एक सेकंड में याद करो। यस, केस होता है सिंगुलर। तो ये जो लिखा है 3 डजन्स ऑफ कॉपीज, तो 3
इज अ फिक्स डिजिट, उसके बाद डजन्स इज अ नाउन। तो सिंगुलर केस होना चाहिए ना, तो डजन्स की जगह पे बनाओ डजन। तो स्टेटमेंट के पार्ट 2 में एरर है। याद रखो मैंने आपको सिखाया है नाउन एंड नंबर में अगर डिजिट फिक्स है और उसके बाद नंबर आ रहा है, नंबर वही जिसे हम स्कूल में 1, 10, 100, 1000 करके पढ़ते थे, तो केस सिंगुलर रखो। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 1 आपने सॉल्व की, अगर ये उल्टा हो जाए, नंबर आगे आ जाए उसके बाद लग जाए ऑफ, तो ये केस प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर आगे नहीं है, यहाँ पे डिजिट आगे है और ऑफ जैसी भी कोई चीज नहीं है, ऑफ बाद में लगा हुआ है, इन दोनों के बीच नहीं लगा हुआ। तो ये हमारा जो केस है ये बनता है सिंगुलर। तो डजन्स को बना दिया हमने डजन, फॉर्मूला लगा नाउन एंड नंबर वाला। नाउ द नेक्स्ट इज द मैथ्स टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट बाय नाइट पॉजिटिवली। अब देखो ये लगा है होमवर्क। होमवर्क एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एडजेक्टिव दिया हो तो लगता है आर्टिकल ए और एन। लेकिन यहां पे तो बताया ही नहीं है कि होमवर्क इजी था, टफ था, ज्यादा था, कम था, सिर्फ ये बोला उसे होमवर्क दिया है। और होमवर्क जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है। वर्क, इसको ध्यान रखो, वर्क वर्क कभी नहीं गिना जा सकता। अगर आपने सुबह से लेके शाम तक केवल एक गिलास उठा के इधर से उधर रखा है तो भी वो काम है। अगर आप सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहे हो तो भी वो काम ही है। उन्हें कभी भी वर्क्स नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर हम वर्क्स कह देते हैं तो वो लिटरेरी टर्म बन जाती है। जैसे मैंने आपको वर्क और वर्क्स का डिफरेंस बताया था कि लिटरेरी वर्क्स जैसे शेक्सपियर्स वर्क्स, ऑगस्टन एज वर्क्स, एलिजाबेथन इराज वर्क, तो उस समय की रचनाएं वर्क्स होती हैं। वर्क का मतलब होता है काम। तो जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसके आगे आर्टिकल नहीं लग सकता, क्योंकि ए का मतलब है एक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बस, तो मैंने बस गिन ली कि कितनी बसेज है, 1 बस है। लेकिन काम तो गिना ही नहीं जा सकता। जो चीज गिनी ही नहीं जा सकती उसके आगे आप ए कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ए ने तो उसको एक बना देना है। तो टीचर ने उसको एक होमवर्क नहीं दिया, टीचर ने उसे होमवर्क दिया है। तो होमवर्क जो है अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आर्टिकल ए को यहां से रिमूव कर दीजिए। तो हमारी स्टेटमेंट में जो एरर है वो है पार्ट बी में, जिसको हम पार्ट 2 कह रहे हैं, नंबर 2 कह रहे हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन दैट वर्क इज समथिंग अनकाउंटेबल, बट ए का मीनिंग होता है एक। तो जो चीज अनकाउंटेबल है वो 1, 2, 3 नहीं हो सकती, इसीलिए हमने उसके आगे से आर्टिकल ए जो है उसे रिमूव कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज सेइंग व्हेन शी रिटर्न्ड फ्रॉम होम शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। देखो फिर से वही बात आ गई, वर्क। वर्क क्या होता है फिर से समझा रही हूं, 2 बार रिपीट हो गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन। अब ए आता है कॉन्सोनेंट के साथ, एन आता है वाल साउंड के साथ, इनका मतलब होता है 1। जैसे ए हाउस एन ऑरेंज। ए हाउस का मतलब एक घर, एन ऑरेंज का मतलब एक संतरा। लेकिन वर्क तो अनकाउंटेबल है। ये कॉन्सोनेंट है या वोवल ये तो बाद की बात है, लेकिन ए और एन का मतलब तो होता है एक को रिप्रेजेंट करना। तो जब मैं काम गिन ही नहीं सकती तो कैसे उसके आगे ए लगाऊं। अगर मैं उसके आगे ए नहीं लगा सकती तो फिर मैं उसके आगे एन भी नहीं लगा सकती। तो यहां से एन को रिमूव करते हैं और पार्ट 4 में अपना एरर मार्क करते हैं। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 11। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नाउ the next is his sister-in-laws are extremely beautiful to look at. So
द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। चलो जी, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, हाइफेनेटेड नाउन। हाइफेनेटेड नाउन अगर प्लूरल होते हैं तो आपको नाउन को प्लूरल करना होता है। तो सिस्टर इन लॉज, देखो जरा हाइफन लगा हुआ है ना, ये हाइफेनेटेड नाउन है तो, और ये प्लूरल है, मतलब सिस्टर इन लॉज, हिज सिस्टर इन लॉज। अब लड़का लिखा है यहाँ पे, तो शादी के बाद जो उसकी पत्नी की बहन है वो उसके लिए सिस्टर इन लॉ हुई। ओके, तो उसकी सिस्टर इन लॉज, ये लॉज टर्म से पता चलता है कि एक नहीं है, वो एक से ज्यादा है, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं। तो हाइफेनेटेड केस में अगर वो एक से ज्यादा होते हैं तो नाउन को प्लूरल किया जाता है। तो यहां लॉज की जगह पे सिस्टर्स को प्लूरल करो। लॉ तो लॉ ही होता है, लॉज जैसा कोई टर्म नहीं होता। सिस्टर इन लॉ का मतलब है कानूनी तौर पे जो उसको रिश्ता मिला है। तो लॉ तो एक कंसेप्ट है कि ये रिश्ता कानूनी तौर पे उसे बना है। तो लेकिन बना क्या है, उसे एक से ज्यादा सिस्टर्स इन लॉ मिली हैं। तो हाइफेनेटेड केस में हमेशा नाउन को प्लूरल किया जाता है, ना कि पीछे वाली टर्मिनोलॉजी को। तो सिस्टर की जगह पे लिखेंगे हम सिस्टर्स, और ये हो जाएगा हमारा हाइफेनेटेड नाउन का रूल, जो आपको चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया गया है। नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट टर्म, द टर्म इज इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 7 टाइम्स अ डे। सबसे पहले आप याद रखिए, मैंने आपको नाउन एंड कॉलोकियल इंग्लिश का एक रूल पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया देयर आर सर्टन टर्म्स जिनको हम एज इट इज हिंदी से उठा के इंग्लिश में डाल देते हैं, लेकिन मीनिंग गलत हो जाता है। जैसे मैं चैप्टर पढ़ाते समय आपको बता रही थी, चचेरा भाई, तो कजन ब्रदर लिख देते हैं हम, जबकि कजन के साथ ब्रदर सिस्टर अंकल आंट जैसा कोई वर्ड नहीं आता। इसी तरह डॉक्टर इट इज हार्मफुल, एक दिन में 7 कप चाय के पीना नुकसानदायक होता है। तो वो 7 कप चाय के पी रहा है कि 7 बार चाय पी रहा है, जरा ये समझिए। 7 कप चाय के, वो कप नहीं पी रहा, वो चाय पी रहा है। तो आपने इधर उसको कप पिला दिया है, तो कप्स फुल की जगह पे लिखो कप फुल्स। ठीक है, तो जैसे ही कप्स फुल का मतलब था वो 7 कप चाय के पी जाता है, वो कप थोड़ी पीता है, उसके अंदर की चाय पीता है। तो कप्स को प्लूरल मत बनाइए, चाय को ज्यादा बढ़ाइए कि बार बार भरे हुए कप चाय के पीना 7 बार तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। कप फुल्स, तो कप्स फुल का मतलब है वो चाय पी रहा है, कप पी रहा है, लेकिन असल में हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो चाय पी रहा है। तो कप्स को प्लूरल मत कीजिए, 7 बार लिखा है तो 7 कप्स मत बनाइए कि वो 7 कप पी रहा है। नो, वो 7 कप नहीं पी रहा, वो 7 टाइम्स चाय पी रहा है। किसकी? 7 टाइम कप पी रहा है, किसके? टी के। तो उसको कप्स फुल की जगह पे कप फुल्स बनाइए। ये हो गया इसका सही वर्जन, और इसके पार्ट 2 में आया एरर। ध्यान रखिए, बड़ा सीधा सा फंडा है। इफ you will not get the meaning of the statement, you won't be able to identify the error। जैसे हमने पहले किया, पेन को गर्लफ्रेंड के कंपैरेटिव महंगा बना रहे हैं, तो कॉमन सेंस कहती थी गर्लफ्रेंड के कंपैरेटिव महंगा नहीं है, गर्लफ्रेंड के पेन के कंपैरेटिव महंगा है, क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ था, तो गर्लफ्रेंड का कोई पोजेशन दिखाना था हमने, तो हमने पेन वहां पे लगा दिया। इसी तरह कप्स, 7 कप्स का मतलब है 7 कप, वो 7 कप नहीं पी रहा, 7 कप भर के चाय के पी रहा है, कप नहीं पी रहा, चाय पी रहा है। तो कप्स फुल की जगह पे हमने बनाया कप फुल्स। ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 13। नाउ इट इज नंबर 14। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल। चलो, यू हैव अ माइक्रो मिनी सेकंड टू आइडेंटिफाई इज देयर एनी फॉर्मूला दैट इज वर्किंग इन दिस स्टेटमेंट। यस, फॉर्मूला कौन सा है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस
सेम नाउन। अगर नाउन उसके बाद प्रेपोजिशन और वही नाउन जो प्रेपोजिशन के पहले था रिपीट हो जा रहा है तो हम इस केस को बनाते हैं सिंगुलर। ये केस सिंगुलर होता है। तो देखो पेज नाउन है, आफ्टर प्रेपोजिशन है और फिर से यही नाउन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेजेस आफ्टर पेजेस, मेक इट एज पेज आफ्टर पेज। तो स्टेटमेंट के पार्ट डी में एरर आ गया। तो हम याद रखेंगे नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, उसके बाद सेम नाउन आ जाए तो आपने स्टेटमेंट को सिंगुलर रखना है। आई रिमेंबर मैंने आपको चैप्टर में डोर्स टू डोर वाली एग्जांपल कराई थी, विलेजेस टू विलेजेस की एग्जांपल कराई थी और फिर हमने उसे सिंगल किया था और मैंने आपको बोला था कि प्रेपोजिशन के बाद वही नाउन आ रहा है जो प्रेपोजिशन के पहले है। तो ये वही फॉर्मूला लगा हुआ है, नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन। इस सिचुएशन में जो हमारा केस है it has to be singular only. So this is your statement number 40. Now if we talk about your next statement, the statement is stating I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. तो मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ मैं मंदिर गई और मेरे साथ कौन कौन गया? मेरे पेरेंट्स गए, मेरी आंटीज गई। आंटीज का मतलब कैन बी योर बुआ जी और योर मौसी जी। बुआ जी हैं तो वो योर पैटर्नल आंट हैं, मौसी जी हैं तो वो योर मैटरनल आंट है, लेकिन यहाँ पे पैटर्नल या मैटरनल में डिफरेंस नहीं किया गया, सीधा आंट लिखा गया है। और कजन सिस्टर्स, व्हाट आई टोल्ड यू इन कॉलोकियल लैंग्वेज कि आफ्टर कजन देयर इज नथिंग लाइक ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल, नाउन। कजन के बाद ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता तो इसे काटो। सिस्टर्स तो कट गया। अब मेरी ज्यादा कजन्स मेरे साथ नहीं थी तो सिस्टर की जगह पे ये जो कजन वर्ड है ना इसे प्लूरल कर दो, कजन्स। तो अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ जाने वाले व्यक्ति एक से ज्यादा थे। फाइन। कजन्स वो होते हैं जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता लेकिन फैमिली रिलेशनशिप होता है, जैसे मेरे चाचा जी के बच्चे, तो वो मेरे हाफ ब्लड ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। हाफ ब्लड इन द सेंस पापा वाली साइड से मैं और वो एक ही ब्लड के हैं, लेकिन मम्मी वाली साइड से नहीं। मम्मी मेरी मम्मी अलग फैमिली को बिलोंग करती है, चाचा जी की वाइफ अलग फैमिली को बिलोंग करती है, वो दोनों अलग अलग फैमिली से आई हैं, तो हाफ ब्लडेड रिलेशनशिप होता है। तो इस सिचुएशन में हम इनको कजन्स कह देते हैं, ब्रदर सिस्टर इनके साथ नहीं लगाते। और आप याद रखेंगे अगर ये सिंगुलर होता फिर हम सिर्फ कजन लिखते, बट चूंकि ये प्लूरल था, सिस्टर ज्यादा थी, तो हमने कजन्स को प्लूरल कर दिया। दिस इज योर रूल ऑफ नाउन एंड कॉलोकियल लैंग्वेज। नाउन एंड कॉलोकियल इंग्लिश आपने चैप्टर में पढ़ा है, ये उसमें से आया है। नाउ द नेक्स्ट इज द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो पढ़ने में तो स्टेटमेंट सही साठ सी लग रही है कि ड्राइवर ने बहुत कुशलता से जो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई थी, जो गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई थी, उसे कंट्रोल करके रखा। लेकिन मैंने आपको वर्ड सिखाए थे जिनके मीनिंग आपको बताए थे कि जो टैलेंट होता है वो क्या होता है, खुद से याद करो जरा। टैलेंट बाय बर्थ होता है हमारे अंदर। हम बचपन से या जन्मजात कुछ विशेषताएं लेके पैदा होते हैं। जैसे बच्चे बचपन से ही कई लोग बड़ा अच्छा गाते हैं, आवाज अच्छी होती है, तो आवाज बाय बर्थ उनके साथ है। कई लोग बड़ा अच्छा डांस करते हैं, तो वो जो डांसिंग टैलेंट है वो बाय बर्थ उनके साथ आया है। कई लोग बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, वो बाय बर्थ होता है। लेकिन जो हम चीजें सीखते हैं दुनिया में आके वो स्किल होता है, वी लर्न। हम इन्हें सीखते हैं तब ये हमें आती है। तो जो ड्राइवर है इसने ड्राइविंग सीखी होगी कि बाय बर्थ इसे आती होगी? नहीं, ड्राइविंग इज समथिंग जिसे हम सीखते हैं।
बाय बर्थ कोई गाड़ी चलाना नहीं सीखता, बचपन से गाड़ी चलानी किसी को नहीं आती, हम सीखते हैं, इसीलिए तो ड्राइविंग स्कूल्स बने हुए हैं, हमारे घर में गाड़ियां होती हैं तो हम ड्राइवर्स ड्राइविंग सीखते हैं। तो यहाँ पे टैलेंट शब्द का इस्तेमाल गलत हुआ है, टैलेंट की जगह पे हमें यूज करना है स्किल इन कीपिंग। ओके, तो द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो कहाँ एरर आया? एरर आया पार्ट बी में। पार्ट बी में टैलेंट को हमने रिप्लेस किया स्किल के साथ। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 16। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज when I entered the bedroom I saw a snake crawling on the ground। चलो जी, जो स्नेक है वो क्रॉल करता है। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, जो चीज सरसराहट करके चलती है वो रेंगती है। जैसे रैट होता है, रैट चूहा, चूहा तो जमीन पे दौड़ता है लेकिन स्नेक दौड़ नहीं सकता, स्नेक ऐसे करके जिगजैग तरह से चलता है। स्नेल, स्नेल होता है ना, जो भी केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म, जो बरसात में निकलते हैं ब्राउन ब्राउन से गंदे गंदे से, है ना, वो क्रॉल करते हैं। तो जो भी चीज ऐसे जिगजैग के फॉर्म में चलती है वो क्रॉल करती है। अब मैं अपने बेडरूम में गई और मैंने देखा जमीन पे एक जो सांप है वो क्रॉल कर रहा था। अब जरा याद करो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी हमारा कॉलोकियल लैंग्वेज का ही एरर है और मैंने इसे आपको सिखाया है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्राउंड होता है वो अर्थ सरफेस होता है, लेकिन बात किसकी हो रही है? बात हो रही है मेरे बेडरूम की। तो मेरे बेडरूम में अर्थ होगा कि मेरे बेडरूम में फ्लोर होगा? बताओ, बेडरूम में अर्थ होगा, जमीन होगी कि फर्श होगा? बेडरूम में बट ऑब्वियस फर्श होगा। तो यहाँ पे ग्राउंड की जगह इस्तेमाल कीजिए फ्लोर का। क्यों? क्योंकि सांप मेरे बेडरूम में है तो बेडरूम में अर्थ सरफेस नहीं हो सकता। बेडरूम में जो होता है फ्लोर होता है, फर्श होता है। तो एरर कहाँ आया हमारे पास में? एरर हमारे पास में आया पार्ट सी में। तो दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 17। नाउ द नेक्स्ट इज आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। इसका मतलब होता है दान, जब हम दान देते हैं। अब याद रखिए, रिच, पुअर, टॉल, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, किसी की विशेषता होती है। कोई अमीर है तो उसकी विशेषता है रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, विशेषता है। लेकिन अगर इसके आगे आर्टिकल द लग जाता है तो फिर ये एडजेक्टिव ना बन के बन जाते हैं एक कम्युनिटी। फिर से सुनो, जो भी चीज हमारी विशेषता होती है अगर तो वो सुपरलेटिव डिग्री में है, जैसे टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे मुझे द लगाना ही है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि ये सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट डिग्री है। जैसे रिच, richer, comparative, richest, superlative, but I'm not talking about comparative and superlative, I'm talking about positive degree। तो ये तीनों की तीनों जो हैं पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब समझते हो ना, पहली डिग्री। तो जब पॉजिटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द लग जाए, रूल कहता है कि आर्टिकल द सुपरलेटिव के आगे लगता है, तो सुपरलेटिव के आगे नहीं, पॉजिटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द लग जाए तो फिर वो एडजेक्टिव ना बन के बन जाता है कम्युनिटी। तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाने की बजाय लिखो पुअर्स। अब तुम पूरे गरीब समाज की बात कर रहे हो कि जो दान है वो गरीबों को दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, रिच एक्सप्लॉइट्स पुअर, तो ये तो समाज की व्यवस्था ही है कि जो अमीर है वो गरीब का शोषण करता है। तो यहाँ पे रिच का मतलब एक अमीर नहीं है या पॉजिटिव डिग्री नहीं है। आई एम नॉट सेइंग राम इज अ रिच बॉय, मैं कह रही हूं जो रिच तबका है वो गरीब तबके का शोषण करता है। तो यहाँ पे मेरी पॉजिटिव डिग्री एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मुझे इसके आगे क्या लगाना है? द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर। तो आप याद रखेंगे 3 डिग्री होती हैं,
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है than, लेकिन सुपरलेटिव के साथ लगता है the। लेकिन अगर तुम बात सुपरलेटिव की ना करके पॉजिटिव डिग्री की करो, माने पहली डिग्री की करो और उसके आगे आर्टिकल द लगा दो, तो फिर वो डिग्री ना रह के एक प्रॉपर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन बन जाता है। तो हमारी स्टेटमेंट में द लिखा हुआ था कि जो दान है वो गरीबों को दिया जाता है, तो यहाँ पे पुअर कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पे जो पुअर है वो एक कम्युनिटी है, समाज के एक तबके को गरीब तबका कहा जाता है। तो एपॉस्ट्रोफी एस काट के पहले तो उसे पुअर बनाना है आपने, POORS, तो एरर आया पार्ट डी में, क्योंकि हम यहाँ पे कोई पोजेशन नहीं दिखा रहे, हम यहाँ पे सोसाइटी के एक वर्ग की, सोसाइटी के एक ग्रुप की, सोसाइटी के एक पार्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 18. I hope the point is clear to everyone. Now the next is the population of India is divided into two classes, haves and haves not. चलो dear students, जब मैंने आपको colloquial language पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था कि जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं उसके अलावा भी बड़े सारे वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आ गया have, haves and have nots। चलिए जी, अगर हम करें haves तो haves का मतलब होता है फ्लरिश पीपल, ऐसे लोग जो सुख संपदा का जीवन भोग रहे हैं, ऐसे लोग जिनके जीवन में कोई कमी नहीं है। इसके अपोजिट होता है इसके अपोजिट होता है हैव नॉट्स। इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड क्लास। डिप्राइव्ड क्लास का मतलब होता है वो लोग जिनके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, वो लोग जिनका जीवन खुशहाल नहीं है। तो देखो जरा, मैंने एस किसके साथ लगाया है? नॉट्स के साथ, लेकिन स्टेटमेंट में किसके साथ लगा हुआ है? हैव्स के साथ, तो ये गलत है। हैव्स तो ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लरिश पीपल। इसके अपोजिट जब तुम डिप्राइव्ड क्लास की बात करते हो तो तुम हैव्स के साथ एस लगाने की बजाय नॉट के साथ लगाओगे और वो बन जाएगा हैव नॉट्स। तो आपको याद रखना है, जैसे आपने सीखा कि टैलेंट बाय बर्थ होता है, स्किल जो होती है वो लर्न करते हैं हम, वर्क जो होता है दैट इज काम, वर्क्स का मतलब लिटरेरी वर्क्स, सिमिलरली ग्राउंड का मतलब अर्थ सरफेस, लेकिन फ्लोर का मतलब फर्श। इसी तरह हैव्स का मतलब फ्लरिश पीपल, लेकिन हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स का मतलब डिप्राइव्ड क्लास। तो जो एस होता है वो लगता है नॉट के साथ, ना कि हैव के साथ। दिस इज अगेन द अनदर यूज ऑफ colloquial English. The next is all his sister-in-laws are extremely cooperative and she does not miss her real sister at all. Again, sister-in-law ज्यादा है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि hyphenated noun में आगे वाले नाउन को प्लूरल किया जाता है, ना कि पीछे वाली टर्मिनोलॉजी को। तो ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिस्टर इन लॉज की जगह पे सिस्टर्स इन लॉ आना चाहिए। नेक्स्ट इज द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डेकेड। चलो जी, एपॉस्ट्रोफी एस का केस है, ये कहना चाह रहा है कि जो वैद्या हैं यहाँ पे अबाउट अ डेकेड, लगभग 10 सालों से रह रहे हैं। डेकेड का मतलब होता है 10, ठीक है। ए डेकेड का मतलब एक, मतलब 10 साल, लेकिन अगर 2 डेकेड्स होता तो 20 साल हो जाते। अब जरा देखो, यहां पे लिखा हुआ है वैद्यास। अगर तुम ऐसा लगाते हो तो तुम्हें कोई पोजेशन दिखाना पड़ेगा जो वैद्या का है, मतलब कोई चीज दिखानी पड़ेगी जो वैद्या की है, जैसे वैद्यास पेन, वैद्यास हाउस, वैद्यास वाइफ, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे वैद्या का कोई पोजेशन नहीं बताया गया। यहाँ पे जो वैद्या है ये एक सरनेम है, मतलब जिसे हम अपनी जाति कहते हैं, जो हमारे नाम के पीछे लगती है। तो एक वैद्या नहीं रह रहा, वो कह रहा है जो वैद्या का परिवार है वो यहाँ लंबे समय से रह रहा है। तो एक वैद्या नहीं, पूरा लोग रह रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैद्यास विद एपॉस्ट्रोफी एस, यूज इट एज प्लूरल, और ये बन जाएगा आपका प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड इन प्लूरल। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक ही जगह पे
एक ही नाम के एक से ज्यादा लोग रहते हो तो उसे प्लूरल कह सकते हो। फिर से सुनो, आपने प्रॉपर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं मैंने सिखाया था आपको कि मोहित हो सकता है, रोहन हो सकता है, गांधीज हो सकता है। कब? जब एक ही जगह पे एक ही नाम के एक से ज्यादा लोग हो। तो जगह कौन सी है? लिविंग हियर, यहां रह रहे हैं। कौन? वैद्यास। मतलब एक ही परिवार के लोग जिनका सरनेम वैद्या है। तो एक से ज्यादा लोग हैं जिनका सरनेम वैद्या है और वो एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन प्लूरल बन सकता है। तो यहाँ पे वैद्या की जगह पे आना चाहिए वैद्यास। तो जो एरर है वो आया पार्ट ए में। मुझे लगता नहीं कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। पहला ही रूल आपने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज प्लूरल इफ more than two or two if two or more than two people at the same place sharing a common name। तो वही लोग, वही रूल है, एक ही जगह पे एक से ज्यादा लोग हैं जिनका सरनेम वैद्या है तो हमने इसे प्लूरल बना दिया। क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वैद्या का कोई पोजेशन दिखाना पड़ेगा। तो वैद्या के किसी पोजेशन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है एक जाति की। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 21। नाउ द नेक्स्ट इज You are among those men। अब देखो, that और those, जैसे this और these उसी तरह that और those। that का मतलब होता है सिंगुलर और those का मतलब होता है प्लूरल। डिस्टेंस वाइज ये थोड़े दूर होते हैं। this पास होता है, these भी पास होता है, लेकिन this सिंगुलर और these प्लूरल होता है। that थोड़ी दूरी पे होता है और सिंगुलर होता है और that का प्लूरल होता है those। तो प्लूरल का मतलब ज्यादा। तो मैन तो एक ही होया, मैन तो एक ही है ना, मैन तो एक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं दोस्त की। तो इंस्टेड ऑफ मैन यूज कीजिए मैन का। तो यू आर अमंग दोज मैन, यहाँ पे मैन आएगा तो एरर आया पार्ट बी में। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी, बड़ी सिंपल सा फंडा है कि दैट सिंगुलर दोज प्लूरल। तो अगर लैंग्वेज दोज का इस्तेमाल कर रही है तो इसका मीनिंग है तुम उन लोगों में से हो या उन आदमियों में से हो। तो जब हिंदी में आदमियों बोल रहे हो तो लिखने में भी आदमियों को लिखो ना, मैन का प्लूरल मैन होता है। तो यहाँ पे मैन की जगह आना चाहिए men। Now it's about your next statement। I read the letter and made him aware of its content। चलो फिर से कॉलोकियल लैंग्वेज का एक नया वर्ड सिखाती हूँ। देखो कुछ वर्ड तो मैंने आपको चैप्टर में सिखा दिए, कुछ वर्ड आप अभी नए सीख रहे हो। जैसे हैव्स और हैव नॉट सीखा कि हैव्स का मतलब होता है फ्लरिश पीपल और हैव नॉट्स का मीनिंग होता है डिप्राइव्ड क्लास। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सेटिस्फाइड। आई एम कंटेंटेड, मैं संतुष्ट हूं। तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। लेकिन इस स्टेटमेंट में अगर आप लेटर की बात कर रहे हो तो हिंदी में हम एक टर्म यूज करते हैं विषय सूची। चलो मैं इधर लिख देती हूँ, ये विषय के स्पेलिंग गलत हो गए, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है शायद। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो पत्र है मैंने उसको पढ़ के बताया कि इस पत्र के अंदर लिखा क्या है। मतलब इंग्लिश में मैं इसे कह सकती हूँ मैटर। ठीक है, तो जब हम मैटर को लिखना चाहते हैं तो फिर कंटेंट नहीं आता है, कंटेंट्स। याद रख लो, अगर ये बिना एस के है, कंटेंट है, तो इसका मतलब है सेटिस्फाइड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कह रहे मैं संतुष्ट हूं, यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि मैंने लेटर पढ़ी और मैंने पढ़ने के बाद उसको बताया कि इसके अंदर क्या लिखा है। मतलब मैंने उसको मैटर बताया कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, उसका स्टफ क्या है, उसका जो भी अंदर कंसेप्ट है वो क्या है। तो कंसेप्ट की सेंस में, मैटर की सेंस में, विषय सूची की सेंस में कंटेंट नहीं कंटेंट्स होता है। ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 23। नाउ द नेक्स्ट इज I shall not go to party tonight since I have many works to complete। चलो जी, पहले तो वर्क्स ही नहीं होता, वर्क होता है। अब जो चीज गिनी नहीं जा सकती वो मैनी नहीं होती। ठीक है, मैनी तो काउंटेबल होता है, जैसे मैनी बुक्स तो यू कैन काउंट।
मैनी गर्ल्स, तो यू कैन काउंट। अगर कोई लिखता है मैनी गर्ल्स, जरा समझने की कोशिश करना। अगर कोई लिखता है मैनी गर्ल्स, तो तुम इन्हें गिन लो और गिन के बता दो कि सर ये मैनी गर्ल्स 500 हैं। लेकिन अगर कोई लिखे मैनी वाटर, तो तुम पानी को कभी नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। तो मैनी की जगह यूज होगा मच का। तो यहाँ पे काम गिना जा सकता है क्या? ना, तो मैनी गलत हो गया। यहाँ पे लिखो मच वर्क टू कंप्लीट, मेरे पास बहुत सारा काम है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। अब अगर आप सोचो कि मैडम अगर मैं गिन लूं कि मैंने 5 काम करने हैं, कि एक तो मैंने अपनी पढ़ाई करनी है, फिर मैंने अपना रूम सेट करना है, फिर मैंने पापा को कॉल करना है, फिर मैंने लंच बनाना है और उसके बाद से मैंने मार्केट जाना है, तो मैंने तो 5 काम करने हैं, देखो मैंने गिन लिए। तो फिर यहाँ पे लिखो मैनी पीसेज ऑफ वर्क। वर्क्स तो नहीं होगा, ये तो श्योर है, एस तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स, रचनाएं। तो वर्क्स तो नहीं हो सकता, वर्क तो रखना ही है, ये तो गलत ही है। पहले इसे वर्क बनाएंगे हम वर्क से। उसके बाद बात आती है मैनी की, कि मैनी को मैं मच में नहीं बदलना चाहता हूं, मैं मैनी ही रखना चाहता हूं। तो फिर अगर काम गिन रहे हो तो फिर लिखो मैनी पीसेस ऑफ वर्क, या तो इसको लिखो मैनी पीसेस ऑफ वर्क। सिखाया था ना, इसे प्लूरल कर सकते हो। इतना तामझाम नहीं करना, तो फिर इसे अनकाउंटेबल मान के मच वर्क बना दो। तो दोनों ही कंडीशन में वर्क्स को वर्क बनाना है पहले तो, अगर गिनना है तो मेनी पीसेस ऑफ, नहीं गिनना है तो मच वर्क। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 24। नाउ 25th स्टेटमेंट इज स्टेटिंग one must be always true to one's words if one wants to get respect from everywhere। तो यहाँ पे वर्ड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड्स का मतलब शब्द नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स का मतलब ABCD नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स का मतलब है कमिटमेंट। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब है प्रॉमिस, कि जो भी आप बात कहते हो उस बात पे फर्म रहो, उस बात को करके दिखाओ, तभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपने सीखा था ना कि वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स, जिन्हें हम ABCD कहते हैं, लेकिन वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, योर कमिटमेंट, द थिंग्स यू से। तो यहां वर्ड्स की जगह आना चाहिए वर्ड। तो आपका एरर आया पार्ट बी में, कि किसी व्यक्ति को अगर सम्मान चाहिए, अगर वो चाहता है लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, लोग उसकी बात को माने, तो फिर वो अपनी कही बातों को करके भी दिखाए, पहले वो खुद अपनी बातों को सही साबित करे। तो वर्ड्स की जगह हमने यूज किया वर्ड का स्टेटमेंट नंबर 25। Now 26th statement is stating even after the enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boys working in hazardous factories। चलो जी, आ गया फॉर्मूला नाउन एंड नंबर का। फिक्स डिजिट प्लस नंबर, नंबर कितना है? 5। तो ये केस क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इंस्टेड ऑफ ईयर्स बनाइए ईयर। नाउन एंड नंबर में सीखा है ना, फिर फिक्स डिजिट के बाद जो नंबर होता है वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। 5 एक फिक्स डिजिट है, तो ईयर्स को बनाना है ईयर। स्टेटमेंट नंबर 26। स्टेटमेंट नंबर 27, द फैंस ब्लेड। ओ माई गॉड, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर रिलेशनशिप नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग का है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, आता है ऑफ। तो फैंस ब्लेड की जगह पे लिखिए blade of fan। The blade of fan has broken and we must buy a new fan before disposing it off। ओके, तो कुछ नहीं है, पोजेसिव नाउन का फॉर्मूला चलाया है। नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग का रिलेशनशिप था, ना तो पंखे में जान है ना तो पंखे के ब्लेड में जान है। जब दोनों में से किसी एक में भी जान नहीं है तो फिर रिलेशनशिप बनता है नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग का। इस सिचुएशन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, आता है ऑफ। नेक्स्ट इज 28, द एंग्री मॉब। यही रुक जाओ,
और कॉलोकियल वर्ड याद करो। मैंने आपको बताया था क्राउड स्टैंड्स फॉर कॉमन पीपल, आम लोग, सड़क पे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, दैट इज क्राउड। खड़े होके शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, दैट इज क्राउड। लेकिन अगर वो मॉब है, इट मीन्स वो एंग्री पीपल है। ओके, तो मॉब का मतलब ही एंग्री पीपल होता है। तो यहां दोबारा एंग्री लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर लिख दोगे तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी बनेगी, एंग्री एंग्री मॉब। क्यों? एक एंग्री तो जो पहले से लिखा है, दूसरा एंग्री जो मॉब का मीनिंग है। मॉब का मीनिंग एंग्री पीपल होता है ना, तो 2 बार एंग्री आ जाएगा, तो इसका क्या मीनिंग बना? कोई मीनिंग नहीं है। तो एंग्री वर्ड को काट दो। क्यों? क्योंकि मॉब का अपना मीनिंग ही होता है, जब लोग गुस्से में होते हैं तो वो मॉब कहलाते हैं। तो एंग्री का इस्तेमाल यहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट इज 29, द कार could not ascend। ascend का मतलब होता है चीज ऊपर की तरफ जाना। ascending order और descending order पढ़ते थे ना, descending is something coming down, ascending is something जो progress कर रही है। तो the car could not ascend the steep hill because it was in the wrong gears। गाड़ी में 4 गियर होते हैं और एक रिवर्स गियर होता है। एक बार में गाड़ी कितने गियर में जाती है? एक बार में गाड़ी में एक ही गियर डल सकता है। तो इंस्टेड ऑफ गियर्स यूज द टर्म गियर। बहुत आसान है। गियर्स का मतलब है गाड़ी में एक से ज्यादा गियर डले हुए हैं। एक बार में आप एक ही गियर डाल सकते हो, तो गियर्स को गियर बना दो। तो सिंपल था, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। ओके, 30th, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज somebody's else। चलो जी, apostrophe s में मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ड्स लाइक somebody, nobody, everybody, ऐसे वर्ड्स के साथ अगर else आ जाए और वो पोजेशन दिखाए, तो फिर जो apostrophe s होता है वो else के बाद लगता है। यही सिखाया था ना रूल में, याद रख लो। पोजेसिव नाउन का लास्ट पार्ट था ये कि अगर somebody, nobody, everybody, anybody, ऐसा कोई भी शब्द जिसके साथ में else लगा हो और वो पोजेशन भी दिखा रहा हो, तो apostrophe s else के बाद लगता है। तो देखो, पोजेशन तो है कि मुझे लगता है कि ये किताब तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है। मतलब किताब पे तुम्हारा क्लेम नहीं है, बट कोई ना कोई तो है जिसकी वो किताब होगी। लवारिस बुक तो नहीं है, कोई ना कोई तो उसका मालिक होगा ही। तो somebody के साथ लगा है else और ये पोजेशन भी दिखा रहा है। तो ये जो buddies के साथ में apostrophe s लगा है, इसे यहां से काट के इसे else के साथ लगा दो, तो ये बन जाएगा I think this is not your book, it is somebody else। ओके, तो possessive noun का लास्ट पॉइंट ये हमने पढ़ा था। Now the next is, when we reached the fair, we found that there was no place to stand। My dear student, place that can be occupied, वो जगह जिसे भरा जा सके, उसे कहा जाता है रूम। यहां पे रूम का मतलब कमरा नहीं है। रूम का मतलब कमरा नहीं है। कोई भी जगह जिसे तुम भर सकते हो वो ऑक्यूपाइड होती है। जैसे मेरी ज्योमेट्री बॉक्स है, आपने ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल रखवानी है, तो जब मैं ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल रखूंगी तो पेंसिल थोड़ी बहुत जगह तो लेगी कि ना लेगी? लेगी ना। तो पेंसिल जब रखी जाएगी ज्योमेट्री बॉक्स में, तो ये जो जगह भरेगी, ये प्लेस उसने फिल कर दिया, तो हम उसकी जगह उसको हम ऐसा बोलेंगे, इज देयर एनी रूम इन योर ज्योमेट्री बॉक्स फॉर माई पेंसिल। तो इसी तरह वो कह रहा है कि मेले में इतनी भीड़ थी कि मुझे पैर रखने की जगह भी नहीं मिली। तो जब मैं पैर रखूंगी तो जगह भरी जाएगी ना, जो जगह मेरे पैर के नीचे आएगी वो तो मेरी हो गई। तो यहाँ पे प्लेस की जगह यूज कीजिए रूम का। अगर आपको मेरे रूम में आके अपना सूटकेस रखना है, तो जब आप सूटकेस रखेंगे तो उतनी जगह आपका सूटकेस ब्लॉक कर देगा। तो आप मुझसे पूछेंगे, मैडम इज देयर एनी रूम इन योर रूम फॉर माई सूटकेस, कि आपके कमरे में मेरे सूटकेस को रखने के लिए जगह है?
तो इज देयर एनी रूम इन योर रूम, जो पहला रूम है वो हो गया प्लेस दैट यू कैन ऑक्यूपाइड, जो दूसरा रूम है वो बन गया मेरा अपार्टमेंट। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 31। नेक्स्ट इज माय कजन ब्रदर, अगेन कजन वर्ड के बाद ब्रदर सिस्टर अंकल आंट कुछ नहीं आता, तो सिंपल यहाँ पे कजन का इस्तेमाल कीजिए, ब्रदर की जरूरत नहीं है। माय कजन इज अ चीटर। ओके, नाउ 33 इज द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड। मैंने आपको बताया था इन लैंग्वेज देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, जिसमें मैंने आपको बोला था पुलिस हो सकती है, कैटल हो सकता है, स्पेक्टिकल्स हो सकता है, न्यूज हो सकता है ना, पोल्ट्री हो सकता है, तो ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं। तो रट्टा मार लो, अगर कहीं पे कैटल वर्ड आ जाए तो आपने उसके बाद हमेशा ही प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये लैंग्वेज का अनबीटेबल रूल है, इसे लैंग्वेज कभी 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 नहीं चेंज करती। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वॉज, यूज वर ओवर हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द हाउस इज बिल्ड अप ऑफ स्टोन्स, मटीरियल नाउन। जिन चीजों से मिलके दूसरी चीजें बनती हैं वो मटीरियल नाउन होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, मटीरियल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता। तो स्टोन्स की जगह पे यूज कीजिए स्टोन का। ये तो बड़े इजी चीजें हैं, आपने रूल्स में पढ़े हैं। नेक्स्ट इज He told me that it was his friend's शंकर's house। चलिए जी, apostrophe s आ गया। आपने सीखा था two apostrophe s cannot go side by side, दो apostrophe s आजू बाजू नहीं चल सकते। और उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा ही सेकेंड केस को ऑफ में बदल दो। देखो पहला रिश्ता कौन सा है, फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स शंकर, मेरा दोस्त शंकर। दूसरा रिश्ता कौन सा है, शंकर का घर। तो दूसरे रिश्ते को ऑफ में बदलते हैं तो बन जाएगा हाउस ऑफ हिज फ्रेंड्स शंकर। देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने अपॉस्ट्रोफी एस के केस में सीखा है कि टू अपॉस्ट्रोफी एस कैन नॉट गो साइड बाय साइड इफ इट इज हैपनिंग, इट इज ओवर देयर इन द स्टेटमेंट, हमेशा ही सेकंड पार्ट को ऑफ में बदल दो। तो सेकंड रिलेशनशिप था शंकर हाउस, मैंने उसे ऑफ में बदला और बना दिया हाउस ऑफ हिज फ्रेंड्स शंकर। दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेशन ऑफ नाउन। इन दिस चैप्टर या इन दिस एक्सरसाइज देयर इज नथिंग जो मैंने आपको चैप्टर में ना पढ़ाया हो एक्सेप्ट सम कॉलोकियल वर्ड्स। तो गो थ्रू द चैप्टर again and again, go through the practice session again and again, then you will find there is nothing that can be considered tough when it comes to the noun chapter. This is all about noun. Thank you very much.